ये दलित और आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। जो उसी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हम SC/ST एक्ट कहते हैं। क्यों नहीं मुसलमानों को भी आज सड़क पर कठुआ मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी कह के लोग निकल रहे हैं। समाज बोलेगा तो कामयाबी मिलेगी। बड़े बड़े एक्टिविस्ट आ रहे हैं मैदान में, जामिया के, अलीगढ़ के और कई जगह से पढ़े लिखे निकल रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि जब ये कानून आया था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, तो ये कहा गया था कि दलित और आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। जो दबंग लोग होते हैं समाज में, मजबूत लोग, या ये यूँ कह लीजिए कि सामंतवादी सोच के लोग, कहीं भी दलितों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, बहन बेटियों को छेड़ देना, मकान पे कब्ज़ा कर लेना, गांव जला देना। एक सीरीज़ चला था सोशल वायलेंस का, जिसका ऐतिहासिक पस मंज़र लक्ष्मणपुर बाथे और सेनारी है, लक्ष्मणपुर बाते है, कानपुर में फूलन देवी का वो की घटना है। ये सब दर्शाता है कि था। उसको काउंटर करने के लिए राजीव गांधी ने 1989 में कहा कि भैया सुरक्षा का कानून तो है ही सबका, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। उसी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हम SC/ST एक्ट कहते हैं। अब हमारा ये कहना है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये कहना है कि जो हालात बताए जाते थे दलितों के, आज उससे भी बुरे हालात मुसलमानों के हैं। तो जब आप उनको उन हालात के मद्देनज़र इस कानून का सहारा देकर आपने समाज में उनको मतलब एतमाद के साथ जीने का मौका दिया, तो क्यों नहीं मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में जोड़कर आप कम से कम इनके अंदर जो असुरक्षा का भाव है उसको तो कम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो दबंग लोग बेलगाम हैं, ये देखिए मुद्दा क्या है। देश धीरे धीरे कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये सोशल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की तरफ बढ़े। बात वहाँ होनी चाहिए। ये तब होगा जब कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगेगा। तो कॉमनल वायलेंस कॉमनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। कॉमनल वायलेंस रुकेगा कैसे? इसके लिए यही एक रास्ता है कि अगर कॉमनल वायलेंस को रोकना है तो आप इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाइए। वो लोग जो बेलगाम घूम रहे हैं धर्म का चोला पहनकर, गमछा डालकर, वो लोग जो बेलगाम हैं, जो मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखते ही टूट पड़ते हैं, वो लोग जो बेलगाम हैं, जो ट्रेनों पे हमले कर देते हैं, बसों पे, बाज़ारों पे हमले करते हैं, उन पे कानून का खौफ होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। ये मुद्दा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने रखा है, सरकार के सामने रिटेन में रखा गया है। कई लेटर सरकार की तरफ से आए हैं, लेकिन बुलावा नहीं आया और कोई बयान नहीं आया। चिट्ठी में ये कहा गया कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी आया मोर्चा को, शब्बीर साहब आपने देखा भी है, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से आया, अल्पसंख्यक आयोग से आया, मगर सब में एक ही बात वही कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा। तो कब तक गौर कीजिएगा? हम बहुत मजबूर परेशान हैं। हम उम्मीद लगाए बैठे टकटकी कि भाई चुनाव से पहले सरकारें कुछ तोहफ़ा देती हैं, सबको तोहफे बांटे जा रहे हैं। अभी दीपावली पे कई राज्य सरकार तोहफ़ा बांट रही है, केंद्र सरकार तोहफ़ा बांट रही है। एक तोहफ़ा हम मांगते हैं, हमको अभी कुछ नहीं दीजिए। इस चुनाव में हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कह रहे हैं, इस चुनाव में आप हमें प्रोटेक्शन का एक्ट दीजिए। प्रोटेक्शन के एक्ट के बाद हमारी दूसरी सारी रास्ता, हम रोज़ी रोटी जो करते हैं ना, कम से कम दंगा फसाद का माहौल नहीं बनेगा। तो जो हमारे लोग सड़क पर मेहनत मजदूरी करके ज़िंदा रहते हैं, उनके लिए तो आसान रास्ता रहेगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर ये सिलसिला चला है। आज जो आपने देखा तहफ़्फ़ुज़ माशरा कॉन्फ्रेंस, सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन, ये सिलसिला लगातार चलेगा और हम लोग कई प्लेटफॉर्म पर इसकी बात करेंगे। जो लोग आज हमारे यहाँ आए थे अतिथि, उन्होंने आज स्पष्ट शब्दों में आप लोगों ने कवर भी किया, उन लोगों ने समर्थन किया है, आश्वासन दिया है कि हम आपके इस अभियान में आपके साथ हैं। कई हमारे सोशल एक्टिविस्ट आए, कई हमारे दलित बड़े चेहरे थे, सबों ने समर्थन का वायदा किया है। हम उन सबों का साथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 2024 के इलेक्शन से कबल अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता तो अगला कदम क्या होगा आपका? वक्त का हम भी इंतज़ार करते हैं। कोई भी बात कहना वक्त से पहले ठीक नहीं है। 2024 में अभी वक्त है, अभी 2 सेशन भी आने वाला है। हम लोग टेबल टॉक भी कर रहे हैं, हम लोग लेटर भी लिख रहे हैं, हम लोग सारा काम लगातार कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि 2024 से पहले सरकार बुलाएगी, ज़रूर बुलाएगी, ये उम्मीद है। अब वक्त
जैसे जैसे करीब आएगा देखेंगे। हम विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रहे हैं कि भाई आप इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल कीजिए। अगर वो भी रुचि नहीं लेंगे तो 2024 से पहले हम एक बड़ी मीटिंग रामलीला मैदान में, ऐसे 6 दिसंबर को हम लोग रामलीला मैदान में एक रैली कर रहे हैं अभी इसी 6 दिसंबर को, तो उसके बाद फिर हम लोग बड़ा फैसला जो भी होगा वो लेंगे। सरवर जी, इस्लामोफोबिया इस समय बढ़ता दिख रहा है। तमाम जो समाज के अंदर लोग हैं, मुसलमानों को लेके, कुरान को लेके तमाम अनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं, उसको समाज में जो जहर घुल रहा है, कैसे रोकने का प्लान है, कैसे रोकेगा? आपको पता है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें कोई अगर दलित को जाति सूचक नाम से गाली भी बकेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पता है ना? वो नॉन बेलेबल सेक्शन में है और बेल नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार से, जो सवाल आपने किया उसका यही तो जवाब है कि आज इस्लामोफोबिया के जो बढ़ रहा है, आज जो मैं कैमरे पर बोलना नहीं चाहता हूँ, जो लोकसभा तक के अंदर हो गया, आज सड़क पर कठुआ मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी कह के लोग निकल रहे हैं। कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, तो जब तक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा तो खौफ ही नहीं होगा। खौफ होना ज़रूरी है उनके अंदर, तब जाकर ये कम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। कम्युनल वायलेंस पहले रोका जाए तब कम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। अगर वायलेंस बढ़ेगा तो कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा, लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे, मरेंगे हम गरीब। तो हम गरीब जो है वो वोट डालते हैं मरने के लिए तो नहीं डालते, ज़िंदा रहने के लिए डालते हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कीजिए। तो जनता बड़ी मासूम होती है, बिलखुसूस मुस्लिम की बात करें तो जो भी उसके साथ हमदर्दी की बातें करती है कौम उसके साथ हो जाती है, इसका कोई कायद नहीं है। क्या लगता है आपको? ये बदकिस्मती हमारी है, हम भी उस समाज के पार्ट हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है मैं उनको भी आगाह करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने वाली नस्लें खुद आपको कोसें, आपके कारनामे पर लानत भेजें। ऐसा मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। हम उन तमाम जो रवायती सियासत और रवायती लीडरशिप जो हमारे यहाँ है, जो थोपा गया हमारे ऊपर, हमने माना भी है उनको, हमने सबको माना, इमाम बुखारी साहब से लेकर और जमीयत जमात सबको माना। इन रवायती लीडरशिप के रहनुमाओं से मैं कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप भी इश्यूज़ को फ्रेम में लाएं और इश्यूज़ पर बात करें। नॉन इशू पर खतरे और ख़तरा और इस्लाम और हिंदुत्व, इससे माना आए दिन वो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो और मजबूत हो रहा है। तो हम उस कम्युनल पॉलिटिक्स को अगर कमज़ोर करना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इशू पर अपनी बात समाज के बीच करें। समाज बोलेगा तो कामयाबी मिलेगी। समाज से पब्लिक सरकार डरती है, किसी व्यक्ति से नहीं डरती है। तो इस आवाज़ को हम सामाजिक आवाज़ बनाना चाहते हैं। आम मुसलमान बहुत कंफ्यूज है कि वो क्या करें, ऐसा वक्त में आम मुसलमानों को क्या मैसेज देना? नहीं, कन्फ्यूज़न सर ख़त्म हो रहा। देखिए, मैं तमाम आप पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, बड़े बड़े एक्टिविस्ट आ रहे हैं मैदान में, जामिया के, अलीगढ़ के और कई जगह से पढ़े लिखे निकल रहे हैं। और आप देखिए अभी जो पसमानदा मूवमेंट चला है, नए नए चेहरे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कन्फ्यूज़न नहीं है समाज में। समाज कोई बात समझ, ठीक है, जज्बात में बह ज़रूर जाते हैं। इंशाअल्लाह इस बार लोग मोर्चा थामे हैं और कई जमातें एक्टिव हैं जो कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर रही हैं लगातार। अब देखिए, ये भी आपके सामने शब्बीर मंसूरी साहब, आप इनसे लीजिए बयान। लगातार अभी रायबरेली, महाराजगंज, लखनऊ, पूरा पश्चिम होते हुए हापुड़ ऊपर होते हुए आए हैं और मुस्तकिल प्रोग्राम चला है। सोशल मीडिया पर मैं इनसे कनेक्ट रहता हूँ, बात भी होती रहती है, लगातार प्रोग्राम हो रहा। तो प्रोग्राम जो कंटिन्यू हो रहा, बेदारी भी आ रही है, पब्लिक समझ रही है कि इस बार मुद्दे पर बात करनी है, नॉन इशू पर बात। देखिए, हालात जो मुसलमानों के हैं, ये 2005 में देश की सरकारी रिपोर्ट ने ही बता दिया था कि देश का जो मुसलमान है वो पिछड़ों के पीछे जा चुका। अगर अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी ना हटाई गई तो देश के मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस आवाज़ को डॉक्टर एजाज अली साहब ने शुरू किया था, अब धीरे धीरे हज़ारों लोग इसमें जुड़ते चले गए। वो बात अलग है कि पेड़ आज लगाया जाता है तो 10 साल बाद वो तैयार होता है, लेकिन हमारी मांग जो है और मुसलमानों की परेशानी कहीं ना कहीं, इतने प्रधानमंत्री बने, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक पसमानदा मुसलमानों का नाम नहीं लिया। देश के पहली प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा का नाम लिया। मैं ये नहीं जानता कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन नाम लिया।
उनके नाम लेने की वजह से बहुत सारे लोग पूछने लगे पसमानदा मुसलमान क्या होता है। हम लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को समझाने की कोशिश किया कि आपका जो भारत के अंदर जो आपको अधिकार दिया गया था वह अनुच्छेद 341 में पसमानदा मुसलमानों को दिया गया था, जिस पर 10 अगस्त 1950 को मजहबी पाबंदी लगा दिया, जो कि पूरी तरह से संविधान का ये कत्ल है। संविधान का कत्ल करके पसमानदा मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया, देश की मुख्यधारा से काट दिया गया, जिसकी देन है कि आज मुस्लिम समाज बहुत निचले पायदान पे जा चुका हर सेक्टर में। आप सवाल है कि जो मोदी जी की आप तारीफ कर रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री ने जो पसमानदे की बात की, क्या लगता है कि उनका मकसद था मुसलमानों को बांटना, पसमानदा कह करके? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, पसमानदा मुसलमानों का बाट अभी हाफिज गुलाम सरवर ने क्या कहा, उन्होंने कहा वो सारे अशराफ जितने बड़े ऊंची जाति के मुसलमान हैं, शेख सैयद पठान, उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग परेशान हो, जो वंचित हो, जो पिछड़े हो, उनकी वो लड़ाई लड़े। वो लड़ भी रहे, ऐसा नहीं है। हाफिज गुलाम सरवर साहब खुद एक सैयद बिरादरी से आते हैं जो कि पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने से मुसलमान बंटने वाला नहीं है, बल्कि मुसलमानों की नज़र उस पर चली गई कि देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि देश के पसमानदा मुसलमान, इनके साथ शोषण होता आया है, शोषण हो रहा है, लिहाजा इनको देश के मुख्यधारा से जोड़ने की ज़रूरत है। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब सवाल ये उठता है कि उनकी नीयत में क्या, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि मुसलमानों में अपने अधिकार की जागरूकता आई है, और उस वजह से देश का पसमानदा मुसलमान खड़ा होकर अब अपनी कानूनी बात करने लग गया है। दूसरे रही बात, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पसमानदा का नाम सिर्फ लेने से पसमानदा का विकास नहीं होगा। अगर आप पसमानदा का दर्द रखते हैं तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आप तो एक चुटकी में इसके लिए कोई कानून थोड़ी बनाना है। आप वही 1989 में जो एक्ट बना था, अत्याचार निवारण एक्ट, उसमें मुसलमानों को शामिल कर दीजिए, और राष्ट्रपति आदेश लाकर उस समय की सरकार ने 10 अगस्त 1950 को मजहबी पाबंदी लगाई थी, राष्ट्रपति आदेश लाकर आप उसको खोल दीजिए। जिस तरह 1956 में आपने सिख मजहब के लिए खोला, 90 में आपने बौद्ध धर्म के लिए खोला, ठीक उसी तरह देश के पसमानदा मुसलमानों के लिए खोल दीजिए। क्योंकि अगर ये मुसलमान तबाह बर्बाद हुआ तो याद रखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप ही चलते हैं, पंचर हम ही बनाते हैं। याद रखो, जो जूते कीमती आप पहनते हो, कंपनियों में चले जाओ, मुसलमान बनाता है। याद कर लो, जितने भी निचले काम हैं, सारे के सारी सेवा मुसलमान देश को दे रहा है, और मुसलमान आज इतना बड़ा सेवक है कि आप निचले स्तर पर जहाँ भी मुसलमानों को देखेंगे, हर जगह मुसलमान देश की सेवा करता नज़र आ रहा है। अगर ये मुसलमान परेशान हो गया तो याद रखो, आपकी गाड़ी का पंचर बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलो, अब तक जितने भी कायद खड़े होते आए हैं कौम की रहनुमाई करने के लिए, कौम की रूह को मजबूत किया है उन्होंने हमेशा। कौम की अब तक कोई भलाई नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि जो लोग कायद बने बैठे हैं, अब उनको ज़रूरत इस बात की है कि जो नए नौजवान उभर कर आ रहे हैं उसको सामने लाया जाए? बिल्कुल नए नौजवान की ज़रूरत है। जिस समाज का नौजवान जग जाता है, उसका वाला ज़माना जग जाता है। नौजवानों को आज वाकई जागरूक करने की ज़रूरत है, शिक्षा के मैदान में, सियासत के मैदान में, रोजगार के मैदान में, अपने कानूनी अधिकार के मैदान में। देश का नौजवान जब कामयाब होगा, अपना इतिहास और अपने देश के संवैधानिक अधिकार को जिस दिन ये पढ़ लेगा, पहचान लेगा, बोलने लग जाएगा, मांगने लग जाएगा, कलम को अपना हथियार बना ले, कागज़ को अपना हथियार बना ले। क्योंकि जिस कौम के कलम मजबूत नहीं होती, उसकी कदम मजबूत नहीं होती। जिस कौम ने अपने कलम को मजबूत कर लिया, उसकी नस्लें मजबूत हो गई।